मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? ठीक है सर। देखो आज हम लोग लाइट का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट का मतलब है कि रिफ्लेक्शन हमने कर लिया। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट टकरा के वापस आ रही है। अभी ये क्या है? रिफ्लेक्शन। तो लाइट भाई अंदर जाएगी, लाइट अंदर जाएगी। तो देखो रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो अलग अलग वर्ड है, कंफ्यूज मत होना। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ऑब्लिकली। कई बच्चों को लग रहा होगा व्हाट इज ऑब्लिकली। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? ये देखा है ऑब्लिक का साइन? ऑब्लिक का साइन होता है तिरछा। ऑब्लिकली का मतलब सीधा ना होके वो तिरछा। फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? वो अपना पाथ चेंज कर लेगी, वो अपना रास्ता चेंज कर लेगी। ठीक है, ऐसा होता क्यों? स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड होती है ना लाइट की, वो चेंज हो जाती है। अब ध्यान से समझना। यहाँ पे हवा दिख रही है तुम्हें, तो हवा में कुछ पार्टिकल्स होंगे, है ना? यहाँ पे हवा है, तो जब लाइट आ रही है ना, वहां से लाइट आ रही है ट्यूबलाइट से, तो वो पार्टिकल से टकरा रही है और फिर मेरी आंखों तक आ रही है। मतलब लाइट क्या है यार? वो डिस्टेंस तो दूरी तो ट्रेवल कर रही है और उसकी कुछ स्पीड है। लेकिन जब यही लाइट किसी अलग मीडियम में जाती है, यही लाइट किसी अलग मीडियम में जाती है, जैसे कांच के अंदर जा रही है, तो इसका मतलब ये कांच के अंदर ट्रेवल कर रही है, और कांच के अंदर ये ट्रेवल कर रही है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, पानी के अंदर जब ये ट्रेवल करेगी तो इसकी स्पीड और चेंज हो जाएगी। हीरे के अंदर सबसे स्पीड जो कम होती है वो डायमंड के अंदर होती है। जब ये डायमंड के अंदर ट्रेवल करती है ना तो बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। जब ये डायमंड के अंदर ट्रेवल करती है तो ये बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो बहुत लाइट देता चमकता है। अरे तो जब तो अभी कोई गाड़ी है, तुम्हें एकदम से निकल गई, दिख गई। एक कोई गाड़ी है वो जो एकदम से निकल गई, और एक गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, तो बता कौन सी दिखेगी तुझे? धीरे वाली ना। तो लाइट इतनी स्लो होती है कि लाइट दिख रही है तुझे, और जब लाइट दिख रही है तो वो चमकती हुई दिखेगी। और उसके अंदर कट भी होते हैं कि लाइट ना कट के अंदर ही फंसी रहती है, बाहर नहीं आ पाती। लाइट जो है ना वो बाहर नहीं आ पाती, उसी में घूमती रहती है, क्योंकि उसमें कट ज्यादा होता है। समझाऊंगा अभी, सारी चीजें समझाऊंगा कि क्यों लाइट, क्यों डायमंड शाइन करता है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो मैक्सिमम है किसमें? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब एयर भी नहीं होनी चाहिए। जैसे स्पेस से लाइट आ रही है, सन से लाइट आई, तो जहां तक वैक्यूम है मतलब कुछ भी हवा भी नहीं है, वहां तक तो उसकी स्पीड बहुत तेज रहती है। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है ना, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। वैसे स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब सोच लो कितनी ज्यादा, सोच ही नहीं पाएंगे। 3 लाख वो भी किलोमीटर और एक सेकंड, बहुत ज्यादा है ना? ठीक है, अब मैं तुम्हें डायग्राम के जरिए समझाता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है कि रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है। अब देखो मैं बताता हूँ, एक दो एग्जांपल दे देता हूँ ताकि तुम्हें ना पता लग जाए कि असली में रिफ्लेक्शन होता है। कई बार तुमने देखा होगा कि तुमने कांच के गिलास में पेंसिल डाली और तुम ऊपर से देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है टूटी हुई है, बैंड दिखती है। और कभी तुमने देखा कि बकेट है, बाल्टी है, उसमें तुमने सिक्का डाला और सिक्का ना ऐसा लग रहा है ऊपर है, और बाल्टी की गहराई तो इधर से ज्यादा लग रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाल्टी कम गहरी है। और यही धोखा बहुत बार होता है स्विमिंग पूल में लोगों को। उन्हें लगता है भाई ये तो टाइल दिख रही है, तो बहुत ही कम है, और जब वो कूदते हैं तो उन्हें लगता है भाई ये तो 6 फीट था, और डूब गए, फड़फड़ाते रहते हैं। ठीक है, ये बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा, मुझे याद दिला देना। एक बगुले का एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे, वो मैं आगे दूंगा, लेकिन याद दिला दूंगा। अब देखो ध्यान से डायग्राम क्या है? ये मैंने ग्लास स्लैब लिया। ग्लास स्लैब का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, फोटो दिखा देता हूँ। ग्लास स्लैब मतलब एक कांच का पीस है, एक कांच का गिलास ले लिया मैंने मोटा सा, देख लो जैसे पेपर वेट नहीं होते, ये है ग्लास स्लैब, दिख रहा है ना? और इसमें देखो लाइट जा रही है, और फिर उसने अपना पाथ ही चेंज कर लिया। जाना चाहिए उसे सीधा, लेकिन उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। ठीक है, तो देखना ध्यान से कि लाइट इधर से ऐसे आ रही है, ओब्लिकली आएगी। कैसे आएगी? ओब्लिकली। ठीक, ओब्लिकली मतलब तिरछी आएगी।
ध्यान से देखो लाइट को कैसे जाना चाहिए, सीधी ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक चीज और बतानी है, इसे कहा जाएगा रेयरर और इसे कहा जाएगा डेंसर। देखो ये जो तुम्हें मटेरियल दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा मोटा है, इसकी थिकनेस है। जब ये लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो लाइट बैंड होगी। अब यार ये नहीं पता ये सीधी उधर बैंड होगी या इधर बैंड होगी, हमें ये नहीं पता कि उधर बैंड होगी या इधर बैंड होगी। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे पता लगेगा कि किधर बैंड होगी। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जहां पे टकराती है ना। अच्छा किसी को पता है नॉर्मल क्या होता है? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत जब भी मैं किसी लाइट को परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, ये प्लेन है मेरा, ये प्लेन है, तो प्लेन के जो भी चीज परपेंडिकुलर होगी उसे हम नॉर्मल कहते हैं। साइंस की भाषा में नॉर्मल को परपेंडिकुलर कहा जाता है। साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? नॉर्मल को परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा? एन और एन, ठीक है। अब ये लाइट ऐसे जा रही थी, लेकिन लाइट ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरह बैंड हो जाएगी। किधर बैंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ। ये देखो, ये नॉर्मल की तरफ है, और यहाँ पे जहां पे टकराएगी वहां पे भी नॉर्मल होना है। ध्यान से देखना, when light rays goes from rarer to denser, it bend towards the normal, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है तो अपना रास्ता चेंज कर देती है। और ऐसा हो रहा है ना, ये हम लोग देख रहे हैं। फिर हमने स्टडी करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें पता लगा कि उसके पार्टिकल्स और इसके पार्टिकल्स अलग अलग। ग्लास जो बना होगा किसी चीज से बना होगा, किसी मटेरियल से बना होगा, और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग तरीके से बॉन्ड होंगे, और हवा के पार्टिकल अलग तरीके से होते हैं। तो जैसे ही लाइट अंदर घुसती है वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। बिल्कुल। अब ध्यान से देख, अब डेंसर से रेयर आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेंसर के अंदर थी, अब बाहर आएगी तो फिर रेयर है। तो जब भी लाइट, पॉइंट 2, when light rays goes from rarer to denser लिखा था ना, यहाँ लिख लो denser to rarer। जब वो denser से rarer में आई, it bends away from ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने बोला कि यार ये तो मुड़ गई, इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे किया। ध्यान से देखो, इसे जाना कैसे था? ऐसे, लेकिन ये अवे हो गई, नॉर्मल से दूर हो गई, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन, कि लाइट ने जो है अपना पाथ चेंज कर दिया। अब देखो क्या क्या चीजें हमें लिखनी है। जब भी आएगा ना, बताओ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो डायग्राम बना देना प्रॉपर। लेकिन डायग्राम तो मैंने बना दिया, लेकिन अभी लेबलिंग नहीं करी। लेबलिंग क्या होती है? ध्यान से देखो, एरो नहीं लगाया मैंने, एरो लगाओ पहले तो, ठीक है। इस वाली लाइन को बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? इस वाली लाइन को रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बाहर निकल गई इसे कहेंगे इमर्जेंट। इमर्जेंट का मतलब बाहर, ठीक है, पहली चीज। अच्छा, कोई ना एंगल भी होता है, एक एंगल भी होता है, तो वो एंगल है ये, और इसे क्या कहेंगे? आई। और आई का मतलब क्या है? इंसिडेंस एंगल।
या एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये जो बन रहा है ये वाला, तो इसे क्या कहेंगे? देखो थोड़ा सा पास पे क्या जूम कर थोड़ा, तो ये वाला जो है ना इसको कहा जाएगा रिफ्रैक्टेड या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो बाहर निकल रहा है ये एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, ये डायग्राम एक छोटी सी चीज है। और ये जो तुम्हें दिख रही है ना लाइट, वैसे जानी चाहिए थी लेकिन ये गई ऐसे, तो इसने अपना पाथ चेंज किया, तो इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज को। ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखो लाइट रे ऐसी आई और उसको जाना सीधे था, लेकिन मैंने क्या किया, एक ग्लास का टुकड़ा, एक कांच का पीस जो है, जैसे पेपर वेट नहीं होते स्क्वायर टाइप में पेपर पे रख देते हैं भारी से होता है, वो मैंने रख दिया। तो जब लाइट अंदर जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी, वो अपना पाथ चेंज करेगी, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स अलग हैं। ये तो पूछेगा नहीं कि कभी पाथ चेंज क्यों किया, ये 12th में पूछता है पाथ चेंज क्यों किया, कैसे किया, कब, ये सारी चीजें। बस ये पूछेगा कि रिफ्रैक्शन क्या, उसने पाथ कैसा किया, चेंज किया या नहीं, तो तुम्हें लिखना है पाथ चेंज किया, यही है रिफ्रैक्शन। तो वो सीधे जा रही थी तो वो मुड़ गई, कहां मुड़ गई? व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, जब भी वो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो किधर मुड़ जाएगी? नॉर्मल मुड़ जाएगी। और देखो मुड़ गई नॉर्मल की तरफ। अब बाहर की तो निकलना उसे, रुकेगी तो है नहीं वो। जब वो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट बेंड अवे फ्रॉम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द, अवे का मतलब वो, अवे का मतलब वो, ये चीज, तो ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद छोटी छोटी चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, 3 रे है हमारी, है ना। उसके बाद 3 एंगल है, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंट। इसको हम लिखेंगे आर, इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में आर, और इसको हम लिखते हैं ई। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ छोटी सी, जो बच्चों ने चश्मा लगा रखा है, जो बच्चे चश्मे लगाते हैं उनकी आंखों से चीजें साफ साफ दिखाई देती। क्यों? क्योंकि पता है जब लाइट रे उस कांच के अंदर से जाएगी तो क्या होगी? बेंड हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी, उसने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया, जिसकी वजह से हमें साफ। और आई वाला चैप्टर कराया मैंने तुम्हें, अभी नहीं हुआ, तो उसमें मैं तुम्हें बातें बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता, चश्मा लगाने से हमें साफ क्यों दिखता है, हमें साफ क्यों दिखता है। ठीक है, अभी आप इसको काम करो। अच्छा देखो, जैसे मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, एक एग्जांपल लेने वाला था मैं, जो बगुले वाला, बगुला सुना है ना, वो किस लिए फेमस होता है? मछलियां पकड़ने के लिए ना, वो अपनी एक्यूरेसी की वजह से फेमस होता है। एक्यूरेसी मतलब कहते हैं ना कि नजर जो होनी चाहिए, निशाना जो होना चाहिए वो बगुले की तरह होना चाहिए, मतलब सटीकता, जो एक्यूरेसी है वो उसकी तरह होनी चाहिए। मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, अगर ये उसका टारगेट है ना, तो अगर इधर भी मछली होगी ना जरा सी, तो हम लोगों का तो रहेगा यार पकड़ लेंगे, छोड़ो इधर, चोंच मार देंगे, लेकिन वो नहीं मारेगा जब तक उसके एरिया में नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे रहता है। और पता है उसका फंडा क्या है, जब आप पानी में कुछ चीज पकड़ोगे, जब हम पानी में शिकार करेंगे या हम लोग पकड़ेंगे ना कोई चीज, तो हमारे हाथ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि जहां वो दिख रही है ना वहां वो है ही नहीं भाई, जहां वो चीज दिख रही है वहां वो असली में है ही नहीं, वो कहीं और ही है। क्योंकि वो हमें जो भी चीज दिखती है वो इमेज दिखती है, हमें वो इमेज दिखती है पानी के अंदर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक डायग्राम।
देखो देखो, ये पेंसिल ऐसे मैंने बनाई, ठीक है। अब ये जो लाइट है इस तरीके से बैंड होगी, ये लाइट इस तरीके से बैंड होगी, तो हमें ये इस तरीके से दिखेगी। भाई लाइट गई और लाइट वो थी बैंड हो गई, तो हमें ये मुड़ी हुई दिखती है। हमें कैसी दिखती है? मुड़ी हुई। कब? जब ऑब्लिकली डालूंगा, ऑब्लिकली का मतलब जब तिरछी डालूं। लेकिन अगर जब मैं सीधी डालूं, जब मैं सीधी डालूंगा तो वो मुझे कैसी दिखेगी? सीधी ही जाएगी। इसीलिए देख लो, जब भी चीज होती है अगर वो नॉर्मल पे जा रही है ना तो वो सीधी चली जाएगी, अगर वो नॉर्मल पे जा रही है तो वो सीधी सीधी चली जाएगी। समझे इस बात? तो इसीलिए वो अपनी चोंच को बिल्कुल ऐसे रखता है, क्योंकि वो सीधा, अगर उसने तिरछा देखा है ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए वो चोंच को अपनी सीधी रखता है और ऐसे डिप करके उठा लेता है, ऐसे डिप करके वो उठा लेता है। ये है कंसेप्ट इस चीज का। क्या कंसेप्ट है? कि वो ऐसे डिप करके उठा लेता है, क्योंकि वो अपने जो नजर रखता है वो किस पे रखता है? नॉर्मल की तरफ, अपनी नजर नॉर्मल की तरफ। ठीक है। अब ये कंसेप्ट जो थे वो यूज कहाँ कहाँ होते हैं, मैंने तुम्हें बताया। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ी इसलिए है कि कंसेप्ट जो है वो लेंस का पढ़ना है। कंसेप्ट जो है वो लेंस का पढ़ना है, क्योंकि अब हम लेंस की बात करें कि लेंस में इमेज कहाँ बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, कैसे कैसे लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, प्लेन लेंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के ना लॉज है। अब लॉज क्या है? एक बहुत छोटा लॉ है जो शायद तुम्हें समझ में ना आए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो भी होंगे वो हमेशा एक प्लेन पे होंगे, वो हमेशा सेम प्लेन पे होंगे। अब मैं यही बता रहा हूं ना, सेम प्लेन का मतलब कई बच्चों को समझ नहीं आता कि मैंने जो भी डायग्राम बनाया था इससे पहले वो सारे तुम्हें प्लेन पे दिख रहे थे ना, मतलब व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे थे। ऐसा तो नहीं मैंने कोई रे हवा में बना दिया है ना, या फिर मैंने थोड़ा सा उठा के बनाया हो। वो सारे एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन का ये मतलब होता है, मतलब एक ही शीट पे होंगे। ध्यान से देखो, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या इंसिडेंट रे है। तो ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्टेड रे इसी के साथ होगी, मुड़ेगी, इधर नहीं होगी। समझ रहे हो? ये ऐसे जा रही है और ये दूसरे प्लेन पे हो गई। अब ये एक शीट हो गई और ये एक शीट हो गई, दो प्लेन हो गए ना। ऐसे ही होगी, हमेशा एक ही प्लेन पे होगी। देखो ध्यान से, तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो इस स्क्रीन में ये एक ही प्लेन पे, लेकिन जब ऐसे देखोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा ये तो अलग अलग। ऐसे देखोगे तो लगेगा एक ही है। समझ रहे हो ना? ये तो ये अलग अलग प्लेन पे है, तो उन्होंने बोला एक ही प्लेन पे होंगी भाई, कहीं से भी देखो वो एक ही प्लेन पे होंगी। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स एक साइंटिस्ट था, उसने अपना लॉ दिया तो उसने अपने नाम लिख दिया। रेशियो ऑफ साइन, जो बचपन में तुमने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा हो, बचपन में अभी पढ़ा। साइन की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन हम ई हटा देते हैं तो वो साइन है। और जो कॉस होता है वो क्या होता है? कोसाइन, कॉस थीटा। तो जो साइन थीटा है ना, उन्होंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साइन। अगर मैं साइन थीटा लूंगा आई और लूंगा साइन थीटा ऑफ आर, साइन थीटा ऑफ आई अपॉन साइन थीटा ऑफ आर, वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट रहेगा। वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। ध्यान से देखो, थोड़ा सा पानी छोड़ देना पड़ेगा। मतलब ये था, देखो ये नॉर्मल है, अगर ये ऐसे आ रही है तो ये बैंड हो जाएगी, अगर ये और झुक रही है तो ये और बैंड हो जाएगी। ठीक है, ये समझे? इन दोनों का तो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
और एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनाया जाता है। ये नॉर्मल है ना, इसके साथ एंगल होगा। कई बच्चे इसके साथ बना देते हैं, वो गलत है। एंगल हमेशा नॉर्मल। तो देखो हमेशा ये 1 से ज्यादा होगा या नहीं होगा? ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या नहीं? क्यों बताओ क्यों? क्योंकि साइन जो है, क्योंकि ऊपर वाला रेयर है और नीचे वाला टेंशन है, तो पक्का मुड़ेगी। तो ऊपर वाला एंगल क्या हुआ? ज्यादा हुआ ना। और जब ऊपर वाला एंगल ज्यादा है, नीचे वाला एंगल कम है, तो इसका मतलब जब भी ऊपर वाली चीज ज्यादा है और नीचे वाली कम है, तो वो 1 से ज्यादा होगी। जैसे मैं लिखूं 3/2, तो भाई 1 से ज्यादा है, 1.5 है नहीं, समझे ना? अगर ऊपर की वैल्यू ज्यादा है और नीचे की वैल्यू कम है, तो वो 1 से ज्यादा होगी। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो 1 होगी। बहुत बढ़िया। जब दोनों वैल्यू बराबर है तो 1। ठीक है। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन थीटा, ये हमारी फिक्स वैल्यू। एक बार पॉज करते हैं, किसका? देखो अभी एक और लॉ है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको न्यू से ना डिनोट किया जाता है। मतलब एक ग्रीक लेटर है ये, और एन बनाया और नीचे ऐसे पूंछ सी बना। अब क्या है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर। मतलब आपके पास एक मीडियम होगा, ये वाला मीडियम, और जब लाइट इसमें से इधर जाएगी तो वो अपना पाथ तो चेंज करेगी और स्पीड भी चेंज करेगी। वो अपना पाथ तो चेंज करेगी और स्पीड भी चेंज करेगी। ध्यान से देखिए, अब पाथ चेंज कर रही है और स्पीड भी चेंज कर रही है ना? ठीक है। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले में स्पीड क्या होगी? अगर वो हल्का मीडियम है, रेयर है, तो स्पीड ज्यादा होगी, और नीचे वाले में कम होगी। तो ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा, ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा। देखो एक चीज और लिख देता हूं, जब हम एब्सोल्यूट निकालते हैं लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम, यहां पे मान लेता हूं मैं एयर है और यहां पे मान लेता हूं मेरा गिलास है। तो ध्यान से देखना कि जो स्पीड होती है ना वैक्यूम में, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ले लेते हैं, जैसे मैंने क्या लिया गिलास, उसमें होती है 1.5। कितना हो गया कट के? बताओ 2 आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया भाई मेरा? 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 2। तो कई चीजों के तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होंगे, किताब में चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा है कि पानी का इतना होता है, हर एक चीज का लिखा हुआ। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसका हो या उसका हो, लेंस का हो या मिरर का, इट डजंट मैटर, वो बराबर ही बनेगा। मतलब जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी बनेगी। देखो ध्यान से, अब यार दिक्कत क्या आ गई, ये तो यहीं पे रखा हुआ है, ये तो यहीं पे रखा हुआ है। तो मैंने दोनों डायग्राम बना दिया, जो तुम्हारी किताब में दे रखा है वो भी और जो मेरा है वो भी। कि जाना तो इसे क्या चाहिए? सी से। अब ये सी से जाएगा तो यहां बन गया, तो सी से जाएगा तो ये यहां बन गया। लेकिन अगर डायग्राम किताब में दे रखा वो ये दे रखा है कि 2 लाइनें एक जा रही थी ऐसे और ऐसे, तो यहां पे बना कुछ भी नहीं है। या तो आप 2 लाइनों को भेज दो। 2 लाइनें कौन सी? एक तो मैंने सीधी भेजी और फोकस से, और एक भेज दी मैंने फोकस से और वो जाके सीधी। जहां पे वो टकराएंगे वहां पे बनेगा, जहां पे वो टकराएंगे वहां पे बनेगा। इसीलिए हमने ना, जब हमने रूल सीखे तो हमने क्या सीखा? 3 चीजें सीखी हमने। पहली चीज क्या कि अगर लाइट रे सीधी जाएगी तो कहां से? फोकस से। दूसरा, सी से जाएगी तो सी से वापस। और तीसरा कि अगर फोकस से जाएगी तो सीधी हो जाएगी। तो दोनों बना दी ना, एक सीधी जा रही है फोकस से, एक फोकस से जा रही है वो सीधी। तो अगर तीनों पॉइंट इसमें लिखोगे तो पोजीशन में क्या आएगा भाई? सेम एट सी। पोजीशन क्या है? एट सी। सी पे ही बन रही है। दूसरा, साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है उसके वो इक्वल होगी। तीसरा पॉइंट, नेचर। उल्टी बन रही है क्या? बिल्कुल। नेचर क्या है?
रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। अब आते हैं चौथी किस्म, जो तुम्हें खुद ही बनाना मजेदार लगेगा तुम्हें। जब तुम्हें रूल याद रहेंगे ना तो तुम लोग गलती करोगे। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले भाई बना दो फोकस, उसके बाद सी, उसके बाद सी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से कि अभी कहा है सी पे रख चुका हूं, इसके मतलब कहां रखूंगा, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। दो रूल पढ़े अभी मैंने, एक लाइन सीधी जाएगी, लो गई टकरा के, और दूसरी सी से, दूसरी सी से। अब दो ऑप्शन थे तुम्हारे पास, दो ऑप्शन में बताता हूं। एक तो देखो टकरा के फोकस से, और दूसरी सी से। अगर तुम ये वाली ना बनाते, दूसरी बनाना चाहते कि एक सीधी गई फिर फोकस से, तो भी यही टकराएगी। लेकिन सबसे मैंने तुम्हें बेस्ट बता दिया। बेस्ट क्या है, एक जाएगी सीधी फोकस से और दूसरी सी से। अच्छा एक्चुअली में पता है ये सी से मैंने बनाई तो है इधर से, लेकिन असली में ना यहाँ टकरा के वापस आ रही है, ये यहाँ गई होगी पहले फिर टकरा के वापस आई, वो वाली लाइन है। ठीक है, तो ये कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर। एमसीक्यू में भी पता है कैसे डायग्राम आते हैं, बोल देंगे ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में, कंप्लीट द डायग्राम। अभी क्वेश्चन सारे कराऊंगा, जो आ रखे हैं वो भी और जो आ सकते हैं वो भी। छोटा बनेगा, देखना तू छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है तो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन कहां पे है बताओ, बियॉन्ड सी, सी के परे, बियॉन्ड सी। हाँ बिल्कुल सही, देखो आगे देख, ये कह रहा पता कैसे लगेगा छोटा बनना है। अगर तुम लोग बिल्कुल स्केल से बनाओगे ना, और तुमने ये दोनों चीजें बराबर ली होगी, तो तुम्हें पता, अच्छा तुझे पता लग रहा है कि ये बड़ा बनना छोटा बनना, इससे इसमें देख किसको लग रहा है कि ये जो बनाया ना मैंने, ये ए और बी है इतनी लंबाई, और ये बी डैश और ए डैश बड़ा लग रहा है, तो फिर और कैसे पता लगेगा, देखने से पता लगेगा। अगर तुम प्रॉपर डायग्राम बनाओगे ना सही, तो ये तुम्हें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देगा, ये सही इंफॉर्मेशन देगा। तो भाई साइज कैसा बन रहा है, साइज कैसा, लार्ज लिख लो, एन लार्ज, लार्ज या एन लार्ज कुछ भी लिख सकते, ठीक है। नेचर रियल एंड रियल एंड ठीक है, बिल्कुल बना दो भाई, नीचे यहां तक दिखा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अभी मैं ना स्पेशल केस नहीं कराऊंगा आज, ये जो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। स्पेशल केस तो बहुत जरूरी है, अभी फोकस पे नहीं रखा और यहाँ पे नहीं रखा, लेकिन जितना है ना कितना तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। जब भी जाओगे ना डायग्राम पेंसिल से बनाओगे, हैं, और यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस बराबर रखो। ये 5 ले रहा हूं ना, तो ये भी 5 सेंटीमीटर आगे खिसका के लूंगा, ताकि मेरा डायग्राम गलत ना बने, और तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा। यहाँ तो देखो फिर भी मैंने अंदाजा लिया ना, मैंने अंदाजा लिया, और मेरी लाइन थोड़ी सी सीधी, कई बार लाइन सीधी नहीं होती। तुम लोग लाइन स्केल से बनाना, हवाबाजी मत करना चाहते, अरे सीधी बनेगी, बनाओ सीधी, कहीं तुम डिजाइन बना दो, बैठ जाओ। ठीक है, तो सारा गेम क्या है, पोजीशन मैंने तुम्हें बता दी, बिल्कुल तैयारी से ना। ये यार अगर तुम्हें डायग्राम अच्छे से आ गए, डायग्राम ये अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से ना याद हो जाएंगे, डायग्राम ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। बहुत बार बनवाऊंगा मैं तुमसे और याद करवा दूंगा, तो तुम्हें ना कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, सुनो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तुम्हें ये दे देगा कि भाई इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रख रहा हूं मैं 30 पे। अब देख लो ध्यान से, सुन लो, फोकल लेंथ कितनी 20,
ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखी मैंने 30 पे, और बोलेगा रे डायग्राम बनाओ। अब पता है क्या करूं, ध्यान से, ये 20 है, फोकल लेंथ कितनी 20, तो सी कितना 40 में डबल होता है। यहां से देखो ना, पोल से ही साइज लो, साइज लोगे कहां से, पोल से। ये कितना 20, तो भाई ये कितना 40। तो समझ जाओ ये कहां रखी है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सी और एफ के बीच में कौन सा डायग्राम बनेगा, ये वाला बनेगा। अभी तुम्हें पता लगे ना, ये वाला बनेगा कब, जब सी और एफ के बीच में रखी है तो ये वाला बना है। ऐसे जब वो बोल देगा 20 दे रखा और 20 पे ही रख दी तो बना देना एफ पे रख के। अभी कराएंगे केस। अगर बोला 20 पे फोकल लेंथ कितनी है 20 है और रखी है 40 पे, तो यहां पे, तो कहां रखी है, यहां पे। गॉट इट। ये है छोटे छोटे पॉइंट जो ध्यान रखने हैं। और पता क्या है, साइंस में ना सीखना है, मतलब लिखने का इतना नहीं है, न्यूमेरिकल्स में लिखना नहीं होगा, सारा खेल ही दिमाग लगाने का। अभी साइंस में देखोगे ना, बोर्ड में बहुत गंदे नंबर दिखे, क्योंकि उन्होंने 9th में कुछ पढ़ा नहीं था और 10th में भी ऐसे ही पढ़ा, पेपर हो नहीं पाए। ठीक है, ये और मैथ में भी कम नंबर आया, अच्छे बच्चों के नंबर नहीं आए। तुम्हारे भाई के कैसे आए, 90 से ऊपर है, बढ़िया। इसके भाई की राइटिंग बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल जय। ठीक है, पूरी